Hello everyone. Welcome to Prep House. My name is Pravesh and I'm the curator of this series called Superset Sociology. और हम जो ये हमारा टॉपिक है या यूनिट है, दोनों आप बोल सकते हैं, सोशलॉजी द डिसिप्लिन, ये इसका लास्ट लेक्चर है। हाँ जी, बहुत बड़े इंतजार के बाद ये आपका एक लेक्चर खत्म होता है। यहाँ पे मैंने एक टॉपिक जो है, यूनिट जो है, वो खत्म होती है, पहली यूनिट सोशियोलॉजी की। एंड आई होप ये जर्नी आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंटाइसिंग और बहुत फ्रूटफुल रही, तो मुझे समझ में आया कि सोशियोलॉजी को पढ़ाना कैसा है। ठीक है, पर अभी वो पार्ट खत्म नहीं हुआ है, हमें लेक्चर खत्म करना है, उसके बाद हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। ओके, नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो हम शुरू करते हैं जो हमारा टॉपिक है। हम पढ़ रहे थे सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, और जिसमें ये हमारा टॉपिक बचा है कि रोल क्या है कॉमन सेंस का इन सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी एंड कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या बनता है इन दोनों के मिलन का, सोशियोलॉजी का और कॉमन सेंस का। लेक्चर का नंबर रहेगा आपका 1172 एंड वी विल जस्ट स्टार्ट नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू। जी हाँ। तो हमने ये बात कर ली कि भाई किस तरीके से सोशियोलॉजी कॉमन सेंस अलग अलग है। कॉमन सेंस बेसिकली होता क्या है, उसका रेलेवेंस देखा, कुछ थिंकर्स का व्यू देखा, कुछ पर्सपेक्टिव्स देखे कि इवोल्यूशन कैसे होता है इस थ्योरी का या सोशियोलॉजी का थ्रू कॉमन सेंस, ये आइडिया हमने देखा। अब हम देखेंगे कि कॉमन सेंस किस तरीके से इट एक्ट्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी। सोशियोलॉजी का जो स्पार्क है, जो मैंने बात करी थी लास्ट लेक्चर में, एक स्पार्क होता है, वहाँ से इग्निशन चालू होता है और वहाँ से हमें एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। लोग सोचते हैं, करते हैं काम उसके बारे में, एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी डेवलप होती है। और वो जो स्पार्क है दैट कम्स फ्रॉम कॉमन सेंस। किस तरीके से, आइए देखते हैं। पहली चीज, इट इज अ सोर्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस। कॉमन सेंस, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं होता होगा, हम इस तरह सवाल फेंकते जाते हैं और उसमें से हम रेलेवेंट क्वेश्चंस पिक करते जाते हैं, और जिससे हम एक्सप्लोर करने पे हमें एक थ्योरी या एक हाइपोथेसिस डेवलप होना शुरू होती है। तो कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशंस ऑफन ड्रॉ अटेंशन टू सोशल इश्यूज दैट लेटर बिकम्स सब्जेक्ट ऑफ सिस्टमैटिक सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। जैसे आप किसी को गरीबी दिखी, किसी को क्राइम दिखा, कास्ट के बारे में बात करने की सोची, किसी ने जेंडर के बारे में बात करने की सोची, तो ये आपको ये बेसिक, ये तो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, एकदम से हम थ्योरी तो नहीं पढ़ते इसके बारे में, पर थोड़ी बहुत हमें कंटेक्स्ट रहता है, थोड़ा बहुत हमें आइडिया रहता है कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, वगैरह वगैरह हम बात करते हैं। इसमें आपके एक थिंकर आते हैं जॉन मेज, जॉन मैज, मैज नॉट मेज, मैज, जॉन मैज। तो ये बात करते हैं, इनकी किताब है द ओरिजिन ऑफ साइंटिफिक सोशियोलॉजी, मैच की जो किताब है ये है। ये बोलते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी बिगिंस विद कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन which are transformed into systematic knowledge. Okay, very easy. The statement speaks for itself कि भाई साइंटिफिक इंक्वायरी जो है ये शुरू होती है कॉमन सेंस नॉलेज से, यानी एक वो जो स्पार्क है आपका वहां से, और जो धीरे धीरे सिस्टमेटिकली एक इग्निशन के रूप में भाई डेवलप होती है सोशियोलॉजिकल हाइपोथेसिस में। बेसिकली एक थ्योरी, उसके बाद हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटेशन के बाद थ्योरी वगैरह डेवलप होना शुरू होती है। वही बात करते हैं यहाँ पे जॉन मैच। रोनाल्ड फ्लेचर, रोनाल्ड फ्लेचर की किताब है द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी, और इसमें कहते हैं कि सोशियोलॉजी रिप्रेजेंट्स द क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑफ कॉमन सेंस। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन मतलब जब आपको कॉमन सेंस एक नॉलेज हो गया, कॉमन सेंसिकल एक आइडिया हो गया कि कॉमन सेंस होता क्या है, आपने एज्यूम किया, आपने क्वेश्चन थ्रो किया, आपको लगा नहीं बायस्ड है, सब्जेक्टिव है, अनप्रूवन है, दैट्स कॉमन सेंस। जब आप उसके ऊपर एक क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करते हैं, जब आप मान लीजिए अपने 4 दोस्तों से पूछते हैं जो कि वो भी सोशियोलॉजिस्ट हैं, दे ऑल्सो गिव देयर ओपिनियन, यू ट्राई टू स्टडी इट एम्पेरिकली, जो आपने क्वेश्चन कॉमन सेंसिकली आप जो स्टेटमेंट या क्वेश्चन लेकर आए उसको आपने एम्पेरिकली सॉल्व करने की कोशिश करी। तो ये जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है आपका उस कॉमन सेंसिकल टॉपिक पे या उस कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन पे, वही सोशियोलॉजी का एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है। सोशियोलॉजी वही है जो कॉमन सेंस जो चीज़ को पुट कर देता है, उसको जब हम थ्योराइज करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं, तभी सोशियोलॉजी डेवलप होता है। ये यहाँ पे कहते हैं रोनाल्ड फ्लेचर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि एवरीडे ऑब्जर्वेशन इट लीड्स टू सोशियोलॉजिकल क्वेश्चनिंग एंड दैट व्हेन सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेटेड इट टर्न्स आउट टू बी सोशियोलॉजी बेसिकली। ओके, सेकंड पॉइंट इज हाइपोथेसिस बिल्डिंग। अभी मैंने 4-5 बार हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस बोल दिया,
कि इस तरह डेवलप होता है। अब यहाँ देख भी लेते हैं क्या है। तो कॉमन सेंस sorry, common sense provide preliminary ideas and assumptions that sociologists can test through empirical research. एक कुछ प्रिलिमिनरी आइडियाज, ठीक है, देता है कॉमन सेंस, या कुछ अजम्पशंस देता है, जैसे कि जो इमीडिएट हम जैसे एक सॉल्यूशन समझते हैं, एक स्टेटमेंट समझते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, और ये मौका देता है कि आपको जो स्टेटमेंट मिल गया है कॉमन सेंसिकली उसके ऊपर आप टेस्ट करिए, ताकि आप एक सोशियोलॉजिकल नॉलेज डिराइव कर सकें. ओके. Many sociological theories begin with observation drawn from everyday life. Common sense provides the raw material for sociological investigation. Okay, very good point. एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है बेसिकली कॉमन सेंस, आइडियाज फीड करता है ताकि उसके ऊपर रिसर्च हो, हाइपोथेसाइज हो वो चीज़ें, और फिर थ्योराइज हो वो चीज़ें. The important difference is that sociology does not accept these assumptions as automatically true. It subjects them to evidence and verification. भले ही आपने जो बोला हो सच हो कॉमन सेंसिकली, पर उसके पीछे तथ्य होने चाहिए, एविडेंस होना चाहिए उसके पीछे कुछ. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स. इसमें भी हमारा कॉमन सेंस बहुत मदद करता है. ये जज करता है कि हमको किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है. अगर जैसे कार वाला जो एग्जांपल देखा था कि महिला या कार चला रही है, ये वाला हमने एग्जांपल देखा था, बहुत कॉमन एग्जांपल है, हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कॉमन एग्जांपल है. ओके. आप कुछ और भी ले सकते हैं अगर आप इससे बोर हो गए हो, तो मुझे तो लगता है क्योंकि मैं खुद बोर हो गया हूँ एग्जांपल दे देके, तो कुछ और लेकर आते हैं. जैसे कि अब हम एग्जांपल लेकर आते हैं इसमें, सुसाइड का एग्जांपल ले लेते हैं. ओके. मर्द बहुत सुसाइड करते हैं, एक कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है. आदमी. अब हम इसे डिराइव करने की कोशिश करेंगे सोशियोलॉजिकली, हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इसमें से क्या क्या चीज पिक करें. मर्द एक कॉमन कैटेगरी होगी. अब मैं गिनूंगा इसमें कैटेगरीज कैसे कि एम्प्लॉयड थे, अनएम्प्लॉयड थे, लिटरेट थे, इलिटरेट थे, किस एज ग्रुप में थे. ओके. सोशल बैकग्राउंड क्या था, अर्बन थे, रूरल थे. ये हो गए वेरिएबल्स. मर्द जो बोला कि मर्द सुसाइड करते हैं, आदमी सुसाइड करते हैं, मैन सुसाइड करते हैं, वो एक बॉक्स बन गया आपका. उसके अंदर मुझे अब खिलौने डालने हैं, यानी वेरिएबल्स डालने हैं. इसके हिसाब से मैं जज करूंगा उस चीज को. तो इसमें हम ले सकते हैं क्लास, कास्ट, जेंडर. ठीक है. फलाना जाति के लोग ही ज्यादा आत्महत्या करते हैं, सपोज. रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें मैं उसमें डाल सकता हूँ. ये वेरिएबल्स में सिलेक्ट कर सकता हूँ. तो मुझे एक कॉमन सेंसिकल जो पॉइंट था कि सिर्फ मर्द सुसाइड करते हैं ज्यादा, इसको मैं हटा दूंगा और इसको मैं सोशियोलॉजिकली स्टडी करूंगा कि फलानी उम्र के, फलानी जाति के, फलाने काम करने वाले लोग फलाने मौसम में सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं. कर सकता है. दैट इज अ सोशियोलॉजिकल स्टडी. These variables can be studied systematically to determine the relationship with particular social outcomes. कितने लोगों की शादी हुई है उसमें से, कितने लोगों के ऊपर लोन था, कर्जा था, इकोनॉमिकल स्ट्रेस किसके ऊपर था, साइकोलॉजिकल प्रेशर किसके ऊपर था, परिवारों के साथ कौन रहता था, कौन अकेले रहता था. ये बहुत 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 वेरिएबल्स है इस चीज में, कितने भी आप लेकर आ सकते हैं. ओके. एम एन श्रीनिवास क्या कहते हैं इस बारे में कि ड्यूरिंग फील्ड वर्क प्रैक्टिकल कॉमन सेंस हेल्प सोशियोलॉजिस्ट बिल्ड रैपोर्ट, अंडरस्टैंड लोकल मीनिंग्स एंड कलेक्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन. कॉमन सेंस यहाँ काम करता है जब आप फील्ड वर्क कर रहे होते हो तब. अगर आपको किसी से रैपो बनाना है, आपको किसी से दोस्ती करनी है, आपको अपनी पहचान बनानी है उनके बीच में, यू विल यूज योर कॉमन सेंस. यू वोंट स्टार्ट बैबलिंग अबाउट द स्टडीज यू हैव डन और व्हाट एवर द स्टडी यू आर डूइंग राइट नाउ एट द प्रेजेंट मोमेंट. यू वोंट टॉक अबाउट दैट, यू वोंट बैबल अबाउट दैट. तो आप उस चीज के बारे में बात नहीं करोगे, आप बात करोगे कॉमन सेंसिकल. आप एक जनरल टर्म्स में, हेलो भाई साहब नमस्ते, आप क्या करते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ ये काम करने आया हूँ. अच्छा अच्छा, आप ये काम करते हैं, हाँ मैंने सुना है ये काम बहुत अच्छा है. अब ये वाला जो टर्म बोला आपने, मैंने सुना है ये काम बहुत अच्छा है, तो आप उसको बोल रहे हैं सामने वाले, दैट इज योर कॉमन सेंसिकल नॉलेज. यू हैव जस्ट हर्ड अबाउट इट. यू हैव जस्ट हर्ड अबाउट इट कि डॉक्टर इज अ वेरी गुड, बीइंग अ डॉक्टर इज अ वेरी गुड प्रोफेशन. You don't know the reality of it. You just know because you are comparing it on one variable, that is how much they earn. कि अगर भाई 1000 रुपए चार्ज कर रहा है देखने का और दिन के 100 लोग आ रहे हैं तो भाई 1 लाख रुपए तो तुमने दिन का बना लिया. तो आप उस बेसिस पे गिन रहे हैं, पर हर चीज वैसे नहीं तोली जाती. ठीक है. तो कॉमन सेंस यहाँ पे इसमें मदद करता है. ये सब रेपो बनाने में, बात करने में, चीजें समझने में, लोकल कस्टम समझने में, अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ऐसा करते होंगे, वगैरह वगैरह. एग्जाम्पल, एन एवरीडे ऑब्जर्वेशन
that educational opportunities differ between social groups may lead a researcher to investigate the relationship between caste, education, occupation, social mobility, ये सब जैसे रिजर्वेशन की बात, एक जनरल ऑब्जर्वेशन ही होगा ना ये, कि मैं अगर मान लीजिए कोई क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा कि सारे बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं, एक दो बच्चे उसमें से बेचारे रिजर्व कैटेगरी के हैं, वो भी बहुत मुश्किल से फाइट करके आए हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चे हैं। लेकिन जब हम समाज में निकलते हैं तो आधे से ज़्यादा जो गरीबी है वो इन्हीं जो रिजर्व कैटेगरी में जो बच्चे हैं, इनके घर वाले हैं, इन्हीं के परिवार वाले हैं, इन्हीं की जात वाले हैं। ऐसा क्यों है? क्या कारण है? तो ये एक सोशियोलॉजिकल थॉट बन जाता है, उसके ऊपर स्टडी होती है, फिर पॉलिसीज बनती है रिजर्वेशन की, एंड थिंग्स गो लाइक दैट। चौथा पॉइंट हम इसमें देखेंगे, ये बेसिस है कॉमन सेंस, बेसिस फॉर द न्यू सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। हमने पढ़ा था न्यू सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, तो उसके बारे में देखते हैं कि कॉमन सेंस इज नॉट मेनली एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। सम सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस begin precisely by examining how people experience and construct their everyday social world। शुरू ही यहाँ से होता है, वही मैंने इग्निशन वाली जो मार्च वाली जो बात कहते हैं, वही बात है कि शुरू इसी स्पार्क से होता है कि लोग पहचानने की कोशिश करते हैं चेंजेस समाज में, और वो चेंजेस समझने के लिए, पहचानने के लिए आपको कॉमन सेंस की जरूरत है। अब इसमें हम कुछ पढ़ेंगे, जब हम सोशियोलॉजी से साइंस भी पढ़ेंगे आगे, उसमें भी हम ये डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीजें, ये सब होती क्या है। अभी यहाँ पे सिर्फ एक छोटे छोटे पॉइंट्स। फेनोमेनोलॉजी, इट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट एंड असाइन मीनिंग टू एवरीडे लाइफ। फिनोमेना जो आपके घट रहे हैं समाज में, रोजमर्रा की जिंदगी में, उसको जब हम स्टडी करते हैं उसे फिनोमेनोलॉजी कहते हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म explains how social reality is created through everyday interactions and shared symbols। झंडे को सलाम करना, जनगण मन पे खड़े हो जाना, रिलीजियस सिंबल्स है, स्वास्तिक, मेरी भाषा एक सिंबल है, मेरा हाथ में अगर मैंने कलावा पहना है तो वो एक सिंबल है, अगर मैंने स्कल कैप लगाई है तो वो एक सिंबल है, मैं टाई पहन के ऑफिस जाता हूँ वो एक सिंबल है, मैं यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाता हूँ वो एक सिंबल है। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वो समझाता है हमें कि ये सारी चीज़ें कैसे आपकी सोशल रियलिटी को इफेक्ट करती है, किसी भी पर्सन की या किसी भी समाज की। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस क्या बोलते हैं इस बारे में? He saw sociology at the intersection of common sense and scientific inquiry। Common sense, scientific inquiry, totally crude, totally processed, इसके बीच में सोशियोलॉजी ट्रैवल करती है। साइंस लगाया जाए सोशियोलॉजी में तो एम्पेरिकल, तो साइंटिफिक साइंस के साइड ज़्यादा झुक जाएगी अगर साइंटिफिक अपने प्रोसेसेस और मेथड्स लगाई। लेकिन अगर आपने बात करने की कोशिश करी लोगों से, उनकी बात, मन की भावनाएं समझने की कोशिश करी, तो ये इंटरेक्शनिज्म की तरफ झुक जाएगी, जो कि कॉमन सेंसिकल होता है मेजरली। Sociology travels between these common sense and scientific inquiry। Okay, transforming everyday knowledge experience into systematic knowledge। जो रोज घट रहा है अपनी जिंदगी में उसको सिस्टमैटिक नॉलेज में कन्वर्ट करता है। ऑपरेशन देखते हैं हम, ऑपरेशन नहीं ऑपरेशन, ठीक है, जब लोगों को दबाया जाता है, ऑपरेस करा जाता है, वो ऑपरेशन देखते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पेट्रियार्की, फेमिनिज्म, ये किस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस आप देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वही चीज़ें आपकी एक सिस्टमैटिक स्टडी के रूप में हमें प्रेजेंट करी जाती है सोशियोलॉजी में। Thus, everyday experience can become the basis of developing new sociological perspectives, like postmodernism, critical theory। ये सब धीरे धीरे डेवलप हुए, नई चीज़ें हैं ये। ओके, टेस्टिंग पॉपुलर बिलीफ्स, ये एक और पॉइंट के लिए काम आता है सोशियोलॉजी, यानी कॉमन सेंस हमें सोशियोलॉजी में। Sociology systematically examines common sense assumption and distinguishes empirical valid beliefs from myths and stereotypes। हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, एक पॉइंट है बस ये इसमें। A question may originate in common sense, but the answer requires sociological investigation। Okay, अभी मैं ये बात भी मैं बता चुका हूँ कि भाई किस तरह से हमारा मन जो है वो सवाल फेंकता जाता है, और उसको जब हम सिस्टमैटिकली कलेक्ट करते हैं उन क्वेश्चंस को, तब हम सोशियोलॉजिकल रिसर्च की तरफ जा रहे हैं। एग्जाम्पल, होपी रेन डांस। तो ये एक होपी ट्राइब होती है, ठीक है, ये पर्टिकुलरली क्या होती है, जैसे होपी रेन डांस में ये होता है, ये बारिश के लिए, अमेरिकन ट्राइब है होपी, तो ये बारिश के लिए जो है ये आग जलाते हैं, आग के आजू बाजू डांस करते हैं। आपने वो देखा होगा वो वाला जो आता था टॉम एंड जेरी में, जो इंडियंस बोलते हैं जैसे, ठीक है, जो रेड इंडियंस है, उनमें से एक ट्राइब है होपी। तो दे डांस टू मेक द रेन गॉड हैप्पी, और बारिश होए ताकि। तो ये जो एक सिंपल आपकी जो सिस्टम है, जो आपका सिंपल सा कि डांस करोगे तो बारिश होगी वाला, आज के टाइम में अगर मैं बैठ के सोचूं
यहाँ पे बैठ के मैं सोच रहा हूँ, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं बोलूँगा यार ये क्या मूर्खता है, ऐसा थोड़ा ही होता है कि डांस करने से बारिश हो जाए। हम तो यही बोलेंगे ना कि बच्चे, इतना सा छोटा सा नन्हा बच्चा, उसके बाल क्यों काट रहे हो, उसके कान क्यों छेद रहे हो, हम तो यही बोलेंगे। पर ये उसके कल्चर का हिस्सा है, हमें ये चीज समझ में क्यों नहीं आती? तो कॉमन सेंसिकल नॉलेज जो है, ये हमें, इसने हमें नज किया कि भाई तुम कोशिश तो करो ये समझने की कि ऐसा क्यों होता है। तुमने अपना जो तो फाइनल स्टेटमेंट था, जो तुम्हारा एजम्पशन था, प्रेजुडिस था जो तुम्हारा, तुमने दे दिया कि क्यों करते हो, पागल होकर क्यों डांस कर रहे हो। पर उसके पीछे के कारण, सॉलिडारिटी उसके पीछे का एक कारण है कि लोग आपस में आते हैं, डांस करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, ये एक उसका कारण है। जो आपका बॉन्ड है, कम्युनल बॉन्ड, वो स्ट्रांग होता है, ट्रेडिशंस मजबूत होते हैं। आप अगर डांस कर रहे हो तो नए जो बच्चे हैं, जो लोग जिनको समझ में आना शुरू हुआ है, वो देखते हैं, वो उनको भी फिर ये करने की इच्छा होती है, वो ट्रेडिशन मजबूत करते हैं जनरेशन टू जनरेशन आपका। ये सारी चीजें भी होती हैं, ये सब भी इसके फंक्शंस हैं। लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन अगर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम टैलकॉट पार्सन्स केस में कि भाई लेटेंट फंक्शन, जो सॉरी मैनिफेस्ट फंक्शन है, वो ये है कि भाई डांस करेंगे तो बारिश होगी, ये मैनिफेस्ट फंक्शन, इसलिए डांस करना पड़ेगा। पर लेटेंट फंक्शन क्या है कि बॉन्ड होमी बढ़ रही है, सॉलिडारिटी बढ़ रही है, ट्रस्ट बढ़ रहा है आपस में समाज में एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं लोग, कल्चर डेवलप हो रहा है, तो ये उसके लेटेंट फंक्शन होगा। तो ये सब चीजें हम देखेंगे। तो ये जो कॉमन सेंस है, ये इंटरप्रेट इसी तरीके से करता है कि कॉमन सेंस इंटरप्रेट करेगा होपी ट्राइब डांस को एज अ रिचुअल इंटेंडेड टू प्लीज द गॉड्स, ठीक है। लेकिन जब हम इसको बोलेंगे कि भाई सोशियोलॉजिकली जब हम इसके फंक्शन देखेंगे, द सोशियोलॉजिकल एनालिसिस कैन एग्जामिन इट्स लेटेंट फंक्शन इंक्लूडिंग द स्ट्रेंथनिंग ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। मैंने अभी वही एग्जांपल दिया लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन का। मैनिफेस्ट फंक्शन इज दैट के डांस कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है, आई हैव टू डांस, दैट इज अ सोशल एक्ट, डांसिंग इन अ सोशल ग्रुप। बट मैनिफेस्ट फंक्शन के अलावा इसका जो लेटेंट फंक्शन रहेगा वो ये रहेगा कि इससे जो सोशल सॉलिडारिटी है अमॉन्ग द ग्रुप वो बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ग्रुप की कल्चर डेवलप होगा वगैरह, ठीक है। तो कॉमन सेंस में ऑब्जर्व द प्रैक्टिस सोशियोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स इज वाइडर सोशल फंक्शंस। ओके, तो ये चीजें इस तरह से डेवलप होती हैं। अब जैसे अगर आप बात करेंगे जातिवाद की, वर्ण व्यवस्था की हम बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूं मैं, तो आपने ये चीज तो देख ली, वर्ण व्यवस्था से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पर क्या आपने ये देखा कि डिवीजन ऑफ लेबर भी बहुत अच्छा हो रहा है इस वजह से? फंक्शनलिज्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था इसलिए अच्छी है क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है। कुछ लोग हैं उनका काम है पढ़ाना और ऑफिस वाले काम करना, कुछ लोग हैं उनका काम है सिर्फ लड़ना, कुछ लोग हैं जिनका काम है बाकी लोगों का समर्थन करना, दुकानें खोलना, बैंकिंग में मदद करना, पैसा जमा करना, ये सब काम है, ट्रेडिंग करना, खेती करना, ये सब। एक है जो इनकी भी मदद करते हैं, खाना उगाना, ठीक है, साफ सफाई मेंटेन करना। तो इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर भी मेंटेन करके रखा। वो जब रिजिड हो गया वो इश्यूज अलग है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम इसका फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव देखें तो ये तो यही है कि भाई एक अच्छा डिवीजन ऑफ लेबर है वर्ण सिस्टम, काफी अच्छा। और इसका जो जो ये लेटेंट फंक्शन था, सॉरी जो मैनिफेस्ट फंक्शन था कि वर्ण व्यवस्था का कारण था कि आप काम किस तरह से करेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर किस तरीके से होगा, उसका लेटेंट फंक्शन क्या हुआ? लेटेंट फंक्शन ये हुआ कि उससे खराब चीजें होने लगी समाज में, रिजिडिटी बढ़ी, छुआछूत बढ़ा, ठीक है, उससे फिर जातिवाद बढ़ा, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो गलत भी होते हैं फंक्शन कुछ, वो हमें यहाँ पे समझ में आता है। एक्सप्लेनिंग एवरीडे विजडम, ये काम करता है कॉमन सेंस हमारे लिए और सोशियोलॉजी के लिए। मैनी एवरीडे ऑब्जर्वेशन रिसीव्स डीपर एक्सप्लेनेशन थ्रू सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, वी हैव ऑलरेडी डन दैट, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी डेवियंस की। डेवियंस मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप समाज की मूल धारा से अलग जाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो सोशल वैल्यूज के खिलाफ है, सोसाइटल वैल्यूज एट प्रेजेंट जो है उनके खिलाफ है, तो आपको एक डेविएंट कहा जाता है, ठीक है, आपको रिबेल कहा जाता है। ओके, तो ये जो है इसके बात करते हैं हॉवर्ड बेकर, इनकी एक थ्योरी है लेबलिंग थ्योरी करके, इनकी किताब थी आउटसाइडर, उसमें लेकर आते हैं लेबलिंग थ्योरी अपनी, हॉवर्ड बेकर, ठीक है। तो ये बोलते हैं अगर मैं एक आदमी को ये समझने पे मजबूर कर दूं और दुनिया को ये कन्विंस कर दूं कि ये आदमी ऐसा ही है, ये आदमी बड़ा ही रुष्ट किस्म का है, ये रूड है सबसे, तो वो आदमी, अगर सबको यही लगेगा कि आदमी रूड है तो आदमी भी रूड हो जाएगा।
उसको ये लेबल मिल गया दैट ही इज रूड, ही इज रुष्ट, तो ही विल टर्न रूड। सेम गोज विथ चोर, सेम गोज विथ जो बदमाश बच्चे रहते हैं, जुवेनाइल डिलिंक्वेंट रहते हैं आपके, जो वो सबके साथ ही। अगर मैं किसी शराबी को बोलूँ तू पियक्कड़ है और उसका पूरा समाज भी यही बोले कि तू पियक्कड़ है, तो उसको दारू पीने में शर्म थोड़ी आएगी, वो तो 20 सड़क पे खड़ा होकर पिएगा दारू। जब सारा समाज मुझे गलत समझता ही है तो क्या फर्क पड़ता है। दैट इज व्हाट लेबलिंग थ्योरी इज। लेबलिंग थ्योरी एक्सप्लेन्स डेविएंस थ्रू सोशल रिएक्शंस। समाज कैसे एक्ट कर रहा है, वो अगर कुछ हुआ है उसको देख के समाज कैसे एक्ट कर रहा है, rather than treating criminality as an inherent characteristic of individual। ये बात नहीं करता कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चीज अलग अलग होती है, किसी ने क्राइम मजबूरी में किया है, किसी ने क्राइम मजे में किया है। गलत है तो गलत है, क्रिमिनल बोल दिया तो बोल दिया, लेबल लगा दिया लगा दिया। अब जब लेबल लगा दिया, अगर मान लीजिए एक आदमी है जिसका रोज का काम है, जो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मेरे घर में से कोई भी आज तक पुलिस स्टेशन नहीं गया, तो पुलिस स्टेशन में अगर मुझे घुसना पड़ा कभी मजबूरी में एफआईआर लिखवाने के लिए, मेरे साथ गलत हुआ, मैं अपनी एफआईआर लिखवाने जा रहा हूँ, तो मेरे हाथ पैर कांपने लगेंगे, पसीना आने लगेगा, क्योंकि मुझे वो पता ही नहीं है ना कि वो फीलिंग कैसी है। और ये डर मेरा फिजिकल डर नहीं है कि वहां पे कोई पुलिस वाला मुझे मार देगा, मुझे यहाँ पे ये डर है कि समाज में अगर लोगों को पता चलेगा कि मैं पुलिस स्टेशन गया था और मेरे घर से आज तक कोई नहीं गया, तो क्या होगा। समझ रहे हैं। तो ये चीजें रहती हैं। और जिसको आदत है पुलिस स्टेशन जाने की, जो रोज बचपन से मार खाते हुए जा रहा है, पुलिस वाले दो झापड़ मार के भगा दे रहे हैं उसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शर्म जैसे हम बोलते हैं जिसको बिल्कुल शर्म नहीं है इस चीज की, उसको क्या मतलब, वो तो कहीं भी पुलिस वाले से बढ़िया बात करेगा, हंसी खुशी अच्छे से बात करेगा पुलिस वालों से, जाएगा पुलिस स्टेशन, आएगा वहां से जेल चला जाएगा, कुछ भी कर सकता है वो, कोई क्राइम कर देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलेगा मेरा तो रोज का काम है, जेल में आना जाना लगा रहता है, एक खटिया अंदर बुक रहती है, कोई समस्या नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये डिफरेंस है, ये है लेबलिंग थ्योरी। एक और एग्जांपल है इसमें पॉवर्टी का, कल्चर ऑफ पॉवर्टी की बात करेंगे हम यहाँ पे, जो कि ऑस्कर लुइस का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल। ऑस्कर लुइस का कॉन्सेप्ट है, इनकी किताब द चिल्ड्रन ऑफ सेंचेज में, ठीक है, द चिल्ड्रन ऑफ सेंचेज में ये लिखते हैं ऑस्कर लुइस कल्चर ऑफ पॉवर्टी के बारे में। और क्या कहते हैं कल्चर ऑफ पॉवर्टी में, द कल्चर ऑफ पॉवर्टी पर्सपेक्टिव कनेक्ट्स परसिस्टेंट पॉवर्टी विथ सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस रेदर देन सिंपली इंडिविजुअल लेजीनेस। जो गरीबी की हम इतने सारे एग्जांपल दिए हमने, गरीब तो गरीब है क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता, तो ऑस्कर लुइस बोलते हैं नहीं, उसको गरीब रखने में पूरा का पूरा कल्चर काम करता है, जो ऑपरेट करता है इस बेसिस पे कि ये हमारे समाज का हिस्सा है और ये इस कल्चर का भाग है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं, आपने इंजीनियरिंग करी है, आपने एमबीबीएस किया है, आपके कुछ दोस्त हैं, उन लोगों की सैलरी आज के समय पे 3-4 साल से वो लोग नौकरी कर रहे हैं, आज के समय पे उनकी सैलरी 80,000 1 लाख रुपए महीना है। आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, आपने कभी कोई जॉब नहीं किया, कुछ नहीं किया, अब आप चाहते हैं कि आप जॉब करें। वो आपका जो दोस्त है उसने शुरू किया था जब, तो उसकी सैलरी 20,000 रुपए थी, आज 5 से 6 साल के बाद उसकी सैलरी 1 लाख रुपए हो गई है। अब मुझे आप बताइए कि अगर मैं आपको ऑफर करूं कि मैं तुम्हें 20,000 रुपए की सैलरी देता हूं आज, तो क्या आप सेटिस्फाई होंगे। जो आप 6 साल पहले सेटिस्फाई हो जाते 20,000 रुपए की सैलरी पे और हंसी खुशी आपको लगता कि 6 साल के बाद मैं भी 1 लाख रुपए कमाऊंगा, अब आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। जबकि आप अगर आज से 20,000 पे काम करना चालू करते हैं तो आप भी 6 साल के बाद 1 लाख रुपए कमा लेंगे। लेकिन आपको ये डर है कि जो आपका दोस्त जो काम कर रहा है, जो अभी 1 लाख रुपए पे कमा रहा है, वो आने वाले 6 साल में जब तक आप उस तक पहुंचेंगे तब तक वो 5 लाख रुपए महीने पे पहुंच चुका होगा। तो आप क्या करेंगे, मैं कुछ और तैयारी करता हूँ, मैं एक और डिग्री ले लेता हूँ, मैं कुछ और एग्जाम की तैयारी कर लेता हूँ, आप ये करेंगे उसके बाद। और ये मानिए या ना मानिए, बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ ये होता है। जो भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप सरकारी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके साथ ये घटना घटेगी, 100% मेरे साथ घटी है, आपके साथ भी घटेगी, ठीक है। तो ये होता है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती, और यही कल्चर ऑफ पॉवर्टी भी हमें यही बता दी। यहाँ पे रेफरेंस मैं इसलिए दिया इसका कि भाई जो हमारा कल्चर है, जैसे हमको जो सिखाया गया है, हम उस सिस्टम से आते हैं कि भाई यहाँ पे आपको सरकारी नौकरी लेना अच्छी बात है, बहुत जरूरी है, घर पूरा माहौल बदल जाएगा, घर का मजा आ जाएगा, बिल्कुल ये वो आदमी उसमें लगा रहता है, दैट इज फ्रॉम इट्स कल्चर। एक आदमी जिसने वो कल्चर नहीं एक्सेप्ट किया,
उसने कुछ सोचा। मैं पॉवर्टी स्पेसिफिकली गरीबी की जो बात है वहाँ पे यहाँ पे इसकी होती है, ऑस्कर लुइस उसी की बात करता है। हम उसे रिलेट तो कर सकते हैं लेकिन अलग जगह इसलिए कर रहा हूँ। एक आदमी जिसने वो नहीं सोचा, किसने कुछ और किया, अ कंपैरेटिवली डिफरेंस आपको क्लियर दिखने लगेगा उनके बीच में। इसमें भी यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो पॉवर्टी है, गरीबी है, जो सामाजिक गरीब, एक आदमी जो गरीब है उसका जो मुद्दा है वो ये है ही नहीं कि वो काम नहीं करना चाहता या वो आलसी है या वो किसी और तरीके से बंधा हुआ है, ये नहीं है। उसको एक पूरा कल्चर है, सामाजिक सिस्टम है जिससे उसे रोक के रखा है। उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उसके पास प्रिविलेजेस नहीं है, उसके पास कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्किंग नहीं है। आप अगर आईआईटी में जाते हैं तो आपके पास वो एक नेटवर्क है आईआईटी का। आप बचपन में अच्छी कोचिंग में से कोचिंग करी, उसके आपके दोस्त होंगे, आपके स्कूल में कुछ अच्छे दोस्त होंगे जो अच्छी पोजीशन पे होंगे। आप कॉलेज जाएंगे, आपको ब्रिलियंट लोग देखने को मिलेंगे आपके कॉलेज में, आपके क्लासमेट मिलेंगे, आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स है वो मिलेंगे आपको, जो आपकी मदद करेंगे कैसे ना कैसे, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो। अगर मेरे पास आज 10 रुपए भी ना हो तो मेरे दोस्त मेरी मदद करेंगे। मैं जानता हूँ ये बात, क्यों, मेरे उनसे रिश्ते अच्छे हैं। पर एक आदमी है जिसके ऐसे कोई रिश्ते नहीं है, जो मान लीजिए जो अनाथ था तो उसके पास कोई फैमिली की बैकिंग नहीं है कि उसके पिताजी उसको कहीं मदद नहीं करा सकते, उसकी माताजी उसके किसी से बात करके उसको कहीं काम पे नहीं लगवा सकते। वो क्या करेगा आदमी? वो उसका कल्चर ऑफ पॉवर्टी है। वो उस जिस सिचुएशन में वो बैठा हुआ है वो सिर्फ वो जानता है और उस चीज से लड़ा नहीं जा सकता। अगर मुझे काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो मैं क्या काम करूंगा? मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा तो मैं क्या पढ़ूंगा? मान लीजिए मैं पढ़ भी लेता हूँ, मैंने बैठे बैठे पढ़ भी लिया इंजीनियरिंग लेवल तक और मेडिकल लेवल तक, मुझे नौकरी कौन देगा अगर मेरे पास डिग्री नहीं है? उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, प्रिविलेज चाहिए डिग्री लेने के लिए। आईआईटी देने का तो प्रिविलेज चाहिए ना कि भाई अगर आईआईटी में जाना तो आईआईटी देते तो बनना चाहिए। अगर इतना ही औकात नहीं हुई कि आपकी आईआईटी दे पाओ आप, तो आप आईआईटी में कैसे जाओगे? भले कितने बड़े जीनियस हो, बैठ जाओ। ये आपके कल्चर ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम सोशलाइजेशन का। टैलकॉट पार्सन्स आएंगे यहाँ पे, उनकी किताब है द सोशल सिस्टम। क्या बोलते हैं ये कि चिल्ड्रन लर्न वैल्यूज नॉट मेरली बाय व्हाट एडल्ट्स से बट फ्रॉम देयर एक्शंस, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। बड़े आपस में बात कर रहे हैं, आप और आपकी बीवी बात कर रहे हैं। आप अगर मान लीजिए आपस में बात करते करते आप लोग एक दूसरे को अभद्र गालियां दे रहे हैं या कुछ गंदा संदा बोल रहे हैं, तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे और वो लोग भी उसी तरीके से एक्ट करेंगे। यही बात टैलकॉट पार्सन ने नोटिस करी। तो उन्होंने कॉमन सेंसिकल पॉइंट, मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें इसलिए दी है, अब आप समझेंगे, मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ लेकिन मैंने ये पॉइंट्स क्यों दिए हैं? मैं यहाँ पे आपको कॉमन सेंसिकल फिगर दिखा रहा हूँ। यहाँ बच्चों की बात करें टैलकॉट पार्सन, यहाँ पे ऑस्कर लुइस गरीबी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हॉवर्ड बेकर क्रिमिनलिटी की बात कर रहे हैं। कॉमन सेंसिकल इश्यूज है, वो बातें हो रही है, पर मैंने थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करके आपको समझा दिया। ठीक है, तो मेन हमारा जो कंसेप्शन है वो ये है कि भाई किस तरह कॉमन प्रॉब्लम्स, कॉमन इश्यूज जो कॉमन सेंसिकल है, उससे हमने एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी डेवलप कर ली। ये 3 महानुभावों ने, आपने देख लिया यहाँ पे। ओके, कैसे बच्चों को देख के बच्चे किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये बता दिया कि एक परिवार में क्या हो रहा है। टैलकॉट पार्सन्स ने बता दिया उनके सोशल एक्शंस कैसे होंगे। लेबलिंग थ्योरी देख के भाई हॉवर्ड बेकर ने ये बता दिया कि यानी अगर मैं एक आदमी को चोर 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 बोलूं तो उसको मन में चोर 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 ही लगने लगेगा, समाज भी उसे चोर ही बोलेगा और उसे फिर वो चोरी करने से कोई ऐतराज नहीं होगा। तो ये कॉमन सेंसिकल पॉइंट ही तो था, उन्होंने उसको सोशियोलॉजी थ्योरी में बदल दिया। समझ गया? द सोशियोलॉजी कैन टेक एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड अनकवर द सोशल मैकेनिक्स अंडरलाइंग। एक पॉइंट और है आपका कि रॉ मटेरियल है ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का। क्या? कॉमन सेंस। ये कैसे आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को जोड़ता है आपके सोशल पैटर्न से और ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर्स को बनाता है। हमने देखा था कि भाई सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या होता है। पर्सनल बायोग्राफी और सोशल हिस्ट्री जब दोनों मिलते हैं तब आपका सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का एक आइडिया डेवलप होता है, जिससे आपके ये नयन या जो आपके चक्षु है, जो आपका साइट है, वो खुलता है कि आप समाज में होने वाली किसी भी चीज को एक अलग लेंस से देख सकें, एक सोशियोलॉजिकल लेंस से देख सकें। गरीबी को, भुखमरी को, अनएम्प्लॉयमेंट को, सरकार को, इकोनॉमी को, इसको अलग अलग तरीकों से आप देख सकें, जज कर सकें। तो ये डेवलप होने के लिए जो है हमें एक बेस लगता है, एक आइडिया लगता है जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसा आता है। और जो पर्सनल एक्सपीरियंस हमने बोला था यहाँ पे कि आपकी जो पर्सनल हिस्ट्री है, जो पर्सनल बायोग्राफी है, वो क्या है? वो बायोग्राफी ही आपकी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस वो है और वो ही एक्सपीरियंसेस जो है वो एक्चुअली वो कलेक्शन है आपके कॉमन सेंस का।
जो आपके दिमाग में आइडियाज फूटते रहते हैं ना समय समय पे, जो कॉमन सेंसिकल बातें आप करते हैं, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस वही हैं। तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में भी एक तरीके से ये भागीदारी देता है कॉमन सेंस। An individual's unemployment, for example, may initially appear to be a personal problem. Sociological imagination encourages us to examine wider factors. कौन से wider factors वो? कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उसकी, लेबर मार्केट का क्या हाल चल रहा है इकोनॉमी में, एजुकेशन कितना मिला होगा उस आदमी को, या क्लास स्ट्रक्चर कहाँ से आ रहा है, अमीर क्लास से है कि मिडिल क्लास से है कि गरीब क्लास से है, इस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट हम जज कर सकते हैं। ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हो गई आपकी, है ना। ये हम बार बार एग्जाम्पल देख चुके हैं। Thus, personal experiences can become the starting point for understanding wider social realities. अगला पॉइंट है आपका एक्सपांडिंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। हमारी जो सोच का दायरा है, सोशियोलॉजी कॉमन सेंस उससे बढ़ाता है। कॉमन सेंस बेसिकली क्या है? आप ओपिनियन कितनी चीजों के बारे में मुझे दे सकते हो? क्या आप मुझे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में एक ओपिनियन दे सकते हो? मान लीजिए आपने सोशियोलॉजी में बीए किया है, मैं आपसे पूछूं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में एक ओपिनियन दे दो, तो आप बोलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली जो बेसिक आइडिया वो बता पाएंगे, क्वांटम मैकेनिक्स इज दिस, it talks about atoms, electrons, neutrons, protons and their interaction with the physical space, how it is different from the physical interactions of matter on the surface, on in the large bodies, ये सब बात बता पाएंगे आप। पर अगर मैं गहराई से बोलूँ आपको कि डिराक की ने क्या जो है उनका जो क्वांटम मैकेनिक्स का थीसिस था उसको क्या कहता है, स्ट्रिंग थ्योरी क्या है, ठीक है, फिर कन्फर्म आपकी सिंगुलैरिटी क्या होती है, ठीक है, ये सब अगर मैं पूछूं आपसे तो आपके पास उसका ओपिनियन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ज्ञान है, विस्तार है, आपका एक्सपीरियंस है वो वहां तक छुआ ही नहीं है, वहां तक गया ही नहीं है। तो ये यही बात कर रहा है कि कॉमन सेंस जो है ये बताता है कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंसानियत को, जितना मेरा दायरा है सोचने का मैं उतना ही दे सकता हूँ, ठीक है। थॉमस रीड एंड जीई मूर, हम बात कर चुके हैं इनकी, फिर से देख लेते हैं। ये बोलते हैं कॉमन सेंस एंड सिस्टमैटिक नॉलेज कैन बोथ कंट्रीब्यूट टू एक्सपांडिंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। दोनों काम करते हैं, कॉमन सेंस भी और सिस्टमैटिक जो नॉलेज आपका यानी सोशियोलॉजी है वो भी। सोशियोलॉजी हाउएवर डज सो थ्रू सिस्टमैटिक एविडेंस बेस्ड इंक्वायरी, बट कॉमन सेंस इज झटपट फटाफट। ओके, therefore sociology begins with everyday life but does not end there. It systematically investigates, verifies and explains it. Alright guys, तो ये एक डेफिनेशन है कि क्या क्या होता है कॉमन सेंस में, यानी एक डायग्राम है बेसिकली, आप देख सकते हैं। जैसे कॉमन सेंस ऑब्जर्व करता है एवरीडे सोशल रियलिटी को, फिर ये कुछ क्वेश्चन रेज करता है इननेटली, बहुत सारे जो फेंकता है उनको, फिर ये कुछ उसमें से प्रिलिमिनरी अजम्पशंस भी लेकर आता है कि ऐसा होता होगा, ये लोग ऐसा करते हैं, वही लोग ऐसा करते हैं। फिर एक सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी हम लेकर आते हैं, हम क्वेश्चन अरेंज करते हैं, हम ये जो अजम्पशन है उनको रखते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स ढूंढते हैं, फिर रिसर्च एविडेंस और एनालिसिस किया जाता है, फिर इसको हाइपोथेसाइज करके इसका वेरिफिकेशन किया जाता है, रिवीजन किया जाता है। अगर वो हाइपोथेसिस प्रूवन है विद एन एक्सपेरिमेंटेशन, एविडेंस मिल जाता है हमें उसका, तो एक सोशियोलॉजिकल नॉलेज बनता है। और यही सोशियोलॉजिकल नॉलेज जो है वो हेल्प करता है हमारा किसमें, फिर से एक कॉमन सेंस को डेवलप करने में। मैं अगर बोलूं कि सूरज ईस्ट में निकलता है और वेस्ट में डूब जाता है, ये एक कॉमन सेंसिकल नॉलेज है। लेकिन अगर आप गैलीलियो के पहले चले जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता था। जब गैलीलियो ने ये बात प्रूव कर दी कि ऐसा होता है, सॉरी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी गैलीलियो की नहीं थी, कोपरनिकस की थी। जब कोपरनिकस ने ये बात प्रूव कर दी कि ऐसा होता है, तो भी हमें समझ में आया कि अच्छा ये तो कॉमन सेंसिकल बात है, धरती गोल है चपटी है। जब तक ये प्रूव नहीं हुआ, गैलीलियो ने ये प्रूव नहीं कर दिया कि धरती गोल है, वो गैलीलियो ने प्रूव किया था धरती गोल है, तब तक हम बोलते हैं धरती चपटी है, तब तक वो कॉमन सेंसिकल नॉलेज था। आज ये कॉमन सेंसिकल नॉलेज है। अगर मैं आज कोई मेरे को आके बोलता है कि धरती चपटी है, तो मैं बोलूंगा कॉमन सेंस की बात करो, कुछ थोड़ा सोच समझ के बात करो, कैसी बात कर रहे हो आप, है ना। तो कॉमन सेंसिकल नॉलेज जो है, जैसे ही आपकी एक अप्रोच तैयार हो जाती है सोशियोलॉजिकल, तब आप वापस से उसको कॉमन सेंस में ऐड कर देते हैं और ये सर्कल फिर से शुरू हो जाता है। एंथनी गिडन्स क्या कहते हैं इसमें, इनका है किताब सोशियोलॉजी, हमने सब जानते हैं कि सोशियोलॉजिकल नॉलेज कैन ग्रेजुअली बिकम पार्ट ऑफ कॉमन सेंस एज रिसर्च फाइंडिंग्स एंटर एवरीडे लाइफ। हम बात करते ही रहते हैं, रिसर्च की पेपर में आता है, न्यूज़ पे चर्चा होती है, पिक्चरें बनती हैं वगैरह वगैरह, तो उससे ये सारी चीज़ें आपके सोशल जो नॉर्मल लाइफ है उसमें इनकॉर्पोरेट होती चली जाती है
और आपकी लाइफ इनरिच होती चली जाती है बिकॉज ऑफ दिस सोशियोलॉजिकल ट्रांजिशन दैट कम्स पूरे का पूरे ये प्रोसेस के साथ. ओके. Thus, the relationship is not one way. Common sense can contribute to sociology, while sociology can subsequently transform common sense. ये एक और डायग्राम है, इसमें एक मिनट ये कट कर दीजिएगा, ये कंटिन्यू है, ठीक है, ये ऐसी लाइन पूरी रहेगी, ये इसी तरफ जा रहे हैं दोनों, इसी तरफ जाएगा, ठीक है. तो सोशियोलॉजी जो है ये वोकैबुलरी इंटच करती है कॉमन सेंस की, जो भी आप नॉर्मल बात करते हैं उसकी वोकैबुलरी इनहेंस करती है एक तो सोशियोलॉजी, और ये स्टीरियोटाइप्स को है उनको सुधारने में मदद करती है कि आप ये नहीं बोल सकते कि भाई फलाना जाति के लोग ही फलानी हरकतें करते हैं, तो आपका कॉमन सेंस भी इनरिच हो जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं होता, कुछ और भी तरीके होते हैं, तो वो कॉमन सेंस आप अप्लाई करने लगते हैं. और कॉमन सेंस इन रिटर्न क्या करता है, ये चैलेंज करता है कंक्लूजन्स को, जो कंक्लूजन सोशियोलॉजी ने ऑलरेडी डिराइव कर दिए उसके ऊपर जब क्वेश्चनिंग होती है, कॉमन सेंसिकल क्वेश्चनिंग होती है, तो वो चैलेंज करता है इन जो स्टैब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको, और ये एक नए कुछ रॉ आइडियाज भी प्रोवाइड करने लगता है. ये आइडियाज प्रोवाइड करता है सोशियोलॉजी के लिए ताकि वो डेवलप कर सके, जो ये हमारा यहाँ पे डायग्राम था वो, ये जो रॉ आइडियाज डेवलप होते हैं फिर से पूरा का पूरा सर्कल में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये काम करता है. अब हम देखते हैं थोड़ा कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, आज के टाइम में हम कैसे इन सब चीज़ों को जोड़ेंगे, आसानी से निकालेंगे हम इसको, ये आपको ही पढ़ना है मेजरली, अगर कोई थिंकर आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ओके. Distinction between sociology and common sense has become especially important in the contemporary society, obviously, because बहुत फास्ट पेस्ड वर्ल्ड हो गया और किसी के पास भी सोचने का करने का इतना समय नहीं है, हम बहुत सारी जवाब बहुत जल्दी जल्दी चाहते हैं. Where public opinion is increasingly shaped by social media, misinformation, stereotypes, ये सारे होते हैं समाज में, इंटरनेट के थ्रू हम देखते ही हैं, एजेंडा चल रहा है, फिर इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है. ओके. सोशियोलॉजी enables us to examine such beliefs through evidence and systematic analysis. अब इसमें पॉइंट्स देखते हैं कुछ कैसे फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन रहती है. कॉमन सेंस जो रहता है वो एक्सेप्ट कर सकता है ये सब चीज़ें, लेकिन सोशियोलॉजी क्या बोलेगा, भाई सोशल पॉलिटिकल कल्चरल फैक्टर्स क्या है, जो भी काम हो रहा है, जो भी ये फैलाया जा रहा है, एजेंडा हिंदू मुसलमान किया जा रहा है मान लीजिए, तो उसके पीछे के कारण जानने की कोशिश करता है आपका सोशियोलॉजी, है ना. टेररिज्म के पीछे कारण जानने की कोशिश करता है सोशियोलॉजी. कॉमन सेंस बोलता है कि ये लोग तो गलत ही है, पाकिस्तान तो गलत ही है, या बांग्लादेश तो गलत ही है, अमेरिका तो गलत ही है, ऐसे बोलता है कॉमन सेंस कि अमेरिका हमसे नफरत करता है. क्यों, क्या कारण है, क्यों करेगा, कुछ तो कारण होंगे, वो जो कारण अब हम ढूंढेंगे वो सोशियोलॉजी है. एग्जाम्पल, व्हाट्सएप रूमर्स, मिस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग इलेक्शन, मिस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, सोशल मीडिया एंड इको चेम्बर्स, ये भी वही है कि एल्गोरिदम जैसे है वो कैसे रीइंफोर्स करती है एग्जिस्टिंग बिलीफ. अगर आपने ये देखा, आपने सर्च किया, कुछ आपके आस पड़ोस में कुछ कांड हो गया मान लीजिए, आपने उसके बारे में सर्च किया, तो आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे सेम रिपीटेड कांड वगैरह ही आने लगेंगे, फिर पहले अपने शहर के आएंगे, पहले वही कांड के बारे में आएगा, फिर अगले शहर का कुछ कांड आएगा, फिर शहर देश का कांड आने लगेंगे, फिर दुनिया के कांड आने लगेंगे, आते ही चले जाएंगे वो. तो आपको एल्गोरिदमिक जो है उसने एल्गोरिदम ने एक इको चेम्बर बना दिया कि आप इसमें फंस गए हैं और आपको वही चीज़ें फीड करता चला जा रहा है, वही चीज़ फीड करता चला जा रहा है. अगर आपने एक दिन सर्च कर लिया ना कि किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को परेशान किया, किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को परेशान किया, क्या अपर कास्ट ने लोअर कास्ट को परेशान किया, आपको आपकी फीड में वही चीज़ें गोल 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 घूम घूम के अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स की आती चली जाएंगी, आती चली जाएंगी, आती चली जाएंगी. ये आप सब जानते हैं कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है. तो ये इको चेम्बर बना देता है, ये आपको उससे बाहर निकलने नहीं देता, ये आपको सेम चीज़ आप जो भी फेंक रहे हैं वही चीज़ वापस रिपीट हो रही है आपकी तरफ, आपने जो सर्च किया वही चीज़ आपको फीड करता चला जाएगा. कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सिलेक्टिव एक्सपोजर कहते हैं हमेशा. एक ही चीज़ आ रही है ना आपकी फीड में, अब आप कुछ और नहीं देख पा रहे हैं, आपको एक ही चीज़ दिखाई दे रही है बार बार. जब तक अब आप इतनी हिस्ट्री क्लियर नहीं करेंगे इंस्टाग्राम से, तब तक आपको वही चीज़ आती जाएगी. रीइंफोर्समेंट ऑफ बिलीफ एंड पोलराइजेशन भी होता है इस वजह से, है ना. सोशियोलॉजी एग्जामिन्स हाउ टेक्नोलॉजी, इंटरेक्शन एंड सोशल नेटवर्क शेप्स पब्लिक ओपिनियन. जेंडर स्टीरियोटाइप देखने को मिलते हैं हमें कि भाई कॉमन सेंस बोलता है कि भाई दो ही जेंडर होता है, जेंडर रोल्स जो है वो नेचुरल होते हैं कि आदमी को बाहर जाके काम करना है, औरत को घर में बैठ के बच्चा पालना है या रोटी बनाना है. ये कॉमन सेंसिकल नॉलेज है. ये क्यों है ऐसा, इसको जब हम एग्जामिन करते हैं कि सोशली इसको ऐसा क्यों कंस्ट्रक्ट किया गया, दैट कम्स अंडर सोशियोलॉजी. तो सोशियोलॉजी एग्जामिन्स हाउ दे आर सोशली कंस्ट्रक्टेड थ्रू सोशलाइजेशन, कल्चर, इंस्टीट्यूशन. मैंने कहा था जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इट इज नॉट अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट. सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, नॉट जेंडर. फिर कास्ट एंड सोशल इनइक्वालिटीज में आ जाएंगे. कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशंस में जस्टिफाई कास्ट इनइक्वालिटीज एज सिंपली ट्रेडिशन, चला आ रहा है, होता रहता है,
छुआछूत तो होता ही है, ये लोग नीचे बैठ के पानी पीते हैं, हम क्या करें, हम तो बिठाने की कोशिश करते हैं, होता है, देखा है हमने। पर सोशियोलॉजी ये इसके बारे में बात किस तरीके से करता है कि पावर स्ट्रेटिफिकेशन हुआ, डिस्क्रिमिनेशन देखा बढ़ा, इस वजह से सोशल एक्सक्लूजन बढ़ा, ये सारी चीज़ें की बात करता है आपका सोशियोलॉजी। एग्जाम्पल रिजर्वेशन डिबेट्स, मैनुअल स्कैवेंजिंग, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। मेंटल हेल्थ, कॉमन सेंस बोलेगा ए यार ये तो पागल ही है, इसका दिमाग खराब है, नहीं है बात करने की जरूरत। कॉमन सेंस में एट्रीब्यूट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स टू पर्सनल वीकनेस, कमजोर था दिमाग, दिमाग से कमजोर है, इसलिए ये सहन नहीं कर पाया दुख इतना। पर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या बताएगा इसमें, ये इन्फ्लुएंस बताएगा फैमिली का, काम का, सोशल आइसोलेशन में था ये, स्टिग्मा, डर था इसे समाज का, इकोनॉमिक कंडीशंस खराब थी, ये सारी चीज़ों की बातें करेगा, इस वजह से ये हालत होती है समाज में। अगर मेंटल या आप अनस्टेबल है या रिटार्ड वगैरह, रिटार्ड आपका माइंड है वगैरह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथमिक बायस में भी जुड़ सकता है इसको। आई होप यानी जितने मैंने एग्जांपल दिए आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं अब और डीप में नहीं जा रहा, ठीक है, एक ही पॉइंट बचा है, अब इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप तब भी देख लीजिएगा कि किस तरह एल्गोरिदम से होता है, वही सब वाली बातें हैं ये कि एआई, डेटा एल्गोरिदम, सोशल डिसीजन, पॉसिबल रिप्रोडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, किस तरह से ये इन्फोर्स करता है एआई भी, ये सारी चीज़ें। अब थिंकर बेस्ड व्यू ऑफ रिलेशनशिप देख लेते हैं कि दोनों का रिलेशनशिप क्या है और थिंकर्स इसके बारे में क्या कहते हैं। बस हम ये रिपीटेड ही है, जो ऊपर तक अभी तक हमने पढ़े हैं वही आएंगे, अगर कुछ नया आता है तो मैं आपको बता दूंगा। जॉन मार्च पढ़ लिया हमने, ठीक है, पढ़ लिया आई होप। रोनाल्ड फ्लेचर पढ़ लिया है इसने, लेकिन कुछ और भी बोला है, वो देख लेते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है कॉमन सेंस का, ये तो बता दिया मैंने, और इसको डिस्क्राइब किया है, डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ, इनको बोला है साइंस इन एम्ब्रियो, कॉमन सेंस को बोला है साइंस इन एम्ब्रियो। अभी तक ये एक भ्रूण है, मतलब एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, बच्चा, फीटस, वो डेवलप नहीं हुआ है, जब उसको फीड कराओगे आप, रिसर्च एविडेंस ये सब, तो वो एक डेवलप होगा एक साइंस, तो इट इज साइंस इन एम्ब्रियो। ओके, एम एन श्रीनिवास का हमने देख लिया फील्ड वर्क में क्या काम रहता है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। हॉवर्ड बेकर पढ़ लिया हमने, लेबलिंग, लेबलिंग थ्योरी, ठीक है। ऑस्कर लुइस कल्चर ऑफ पॉवर्टी हमने पढ़ लिया है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना कल्चर ऑफ पॉवर्टी, सेम थिंग, ओके। टेलकॉट पार्सन्स हमने पढ़ लिया, सोशलाइजेशन की वजह से होता है। एंथनी गिडन्स, ये भी पढ़ लिया है हमने, सोशियोलॉजिकल नॉलेज कैन इवेंचुअली बिकम पार्ट ऑफ कॉमन सेंस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटोनियो ग्राम्सी, कल्चरल हेजिमनी का फंडा है इनका, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो इसमें आइडिया दिया ये क्रिटिकल कॉन्शियसनेस का आइडिया दिया है इनने, ये इंपॉर्टेंट है। कॉमन सेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म थ्रू क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, आइडिया को तोड़ना पड़ता है तब जाके आपका कॉमन सेंस जो है सोशियोलॉजिकल नॉलेज में डेवलप होता है, ये बात करते हैं ये। तो कॉमन सेंस इज नीदर द एनिमी नॉर इक्विवेलेंट ऑफ सोशियोलॉजी, दुश्मन नहीं है कॉमन सेंस सोशियोलॉजी का, एक आइडिया देने का काम करता है बस। इट प्रोवाइड्स ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंसेस एंड प्रिलिमिनरी एक्सप्लेनेशन। सोशियोलॉजी ट्रांसफॉर्म्स दीज इनटू सिस्टमैटिक नॉलेज थ्रू क्वेश्चनिंग, पहला पॉइंट, फिर रिसर्च करता है, फिर एविडेंस कलेक्ट करता है, फिर एनालाइज करता है उन एविडेंसेस को, और फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, तब जाके वो आपका कॉमन सेंसिकल नॉलेज इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। ये आपका कंक्लूजन्स है, जो भी अगर आप कभी आंसर लिखते हैं तो उसमें लिखिएगा ये, कॉमन सेंस हेल्प्स अस लिव इन सोसाइटी, सोशियोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाई द सोसाइटी फंक्शंस द वे इट डज। ओके, एक है आपका कॉमन सेंस प्रोवाइड्स द क्वेश्चन, सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स द एविडेंस बेस्ड आंसर, काफी अच्छा पॉइंट है ये भी। और सोशियोलॉजी बिगिंस विद एवरीडे लाइफ बट डज नॉट एंड देयर, सोशियोलॉजी कॉमन सेंस से एक स्टेप आगे है, अगर हम वहीं पे रोक देते हैं कि भैया ये जैसी दुनिया चल रही तो वो कॉमन सेंसिकल बात है, लेकिन अगर हम ये चीज़ लेकर आए कि हमें इसके बारे में रिसर्च भी करनी है, थियोराइज करना है, हमें इसके ऊपर एक स्टडी करनी है, तो वो सोशियोलॉजिकल नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है आपका आइडिया। ओके, सो माय डियर गाइस, वी आर डन विथ ऑल दिस। हमारा ऑफिशियली टॉपिक, सॉरी नॉट टॉपिक, यूनिट 1 सोशियोलॉजी डिसिप्लिन यहाँ पे खत्म होता है। बस हम अब एमसीक्यू, ये पीवाईक्यूज देख लेते हैं जो कि इससे रिलेटेड आए हैं, किससे, कॉमन सेंस वाले पार्ट से। ओके, तो 2025 का क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉमन सेंस, हाउ कॉमन नॉलेज एंड सोशियोलॉजी रिलेटेड टू ईच अदर। वेरी इजी, ओके, कॉमन सेंस क्या होता है बताना है, मीनिंग, फीचर्स बताना है कॉमन सेंस के, सोशियोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस का थोड़ा सा आइडिया दे देना है, किस तरह से अलग है, किस तरह से एक है, कंट्रीब्यूशन क्या है कॉमन सेंस का जो अभी इस लेक्चर में हमने पढ़ा वो यहाँ से आएगा, और कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस 2-3 दे देना, एआई का दे देना, कास्ट पॉलिटिक्स का दे देना, आप कुछ भी दे सकते हो। थिंकर्स आपको जो डालना है, पीटर बर्जर डाल देना, बिटेल डाल देना, एंड्रे बेते डालने के बाद दरखाइम,
एंथनी गिडन्स, एंटोनियो ग्राम्स्की. Okay. Do you think that common sense is the starting point of social research? Explain its advantages and limitations. Explain. आज ही पढ़ा है ये, इसी यूनिट का पार्ट है, इसी लेक्चर का पार्ट है, कर लेना आराम से. कॉमन सेंस, रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस बिल्डिंग, रिसर्च एडवांटेज, लिमिटेशंस. इसमें आपके रोनाल्ड फ्लेचर, हार्वर्ड बेकर, ऑस्कर लुइस, टैलकोट पार्सन, इनके एग्जांपल दे सकते हो आप अलग अलग. कैसे लेबलिंग थ्योरी चेंज करती, आइडियाज देती है, किस तरीके से हमें जो आपकी सोशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है आपका टैलकोट पार्सन का, वो आइडिया देता है. किस तरीके से आपका जो कल्चर ऑफ पॉवर्टी है वो एक आइडिया देती है कि भाई गरीबी इस तरीके से नहीं है, कॉमन सेंसिकली हम नहीं देख सकते इसको. लेकिन उसने एक स्पार्क दिया कि हाँ, अगर जिन लोगों ने नोटिस किया, जैसे ऑस्कर लुइस ने नोटिस किया कि गरीबी ऐसी है, इसलिए उसे ये समझ में आया कि नहीं, इसके पीछे कल्चर है पूरा का पूरा, उसके ऊपर उसने स्टडी करी. ओके. हाउ सोशियोलॉजी रिलेटेड टू कॉमन सेंस, ये हमारा पिछला वाला जो लेक्चर था उसमें था ये. ठीक है. रिलेशनशिप, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, इंक्वायरी, सोशियोलॉजिकल और साइंटिफिक अप्रोच कैसी है इसकी. थिंकर्स आपके बर्जर, गिडन्स, बेते. The focal point of sociology rests on interaction. How do you distinguish it from common sense? वो हमने एक पॉइंट पढ़ा नहीं था अभी, इंटरेक्शनिज्म, फिर आपका अलग अलग जो थ्योरीज थी वो सब पढ़ी थी, वो वाला पॉइंट आएगा इसमें. सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, फिर से कॉमन सेंस और इसके डिफरेंस, साइंटिफिक मेथड क्या क्या है, सोशल फैक्ट्स क्या क्या है. पीटर बर्जर, एमिल दरखाइम, अर्विंग गॉफमैन. अर्विंग गॉफमैन अभी तक हमने नहीं पढ़ा, अगले इसमें पढ़ेंगे हम इसको, अगली जो यूनिट आएगी ड्रामेटोलॉजी पे पढ़ेंगे हम उसमें, तो उसमें आ जाएगा अर्विंग गॉफमैन भी आपका. इस सोशियोलॉजी कॉमन सेंस पूछ रहा है कि सोशियोलॉजी कॉमन सेंस ही है या अलग कैसे है. तो यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि अलग कैसे है आपकी सोशियोलॉजी जो है, अलग कैसी है. अगर आप गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट, अब आप इसमें 2 आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं कि हाँ है भी और हाँ नहीं भी है. आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछा, 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया. तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, साइंटिफिक डिसिप्लिन, कॉमन सेंस, इंपेरिकल एविडेंस, क्रिटिकल इंक्वायरी, ये सब चीज़ें डालिएगा. थिंकर्स ये सारे डाल देना. लिखना चाहते हो लिख देना, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं देख लूँगा. ओके. आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी. तो गाइस, होपफुली आपको जो पूरा यूनिट 1 है, जो हमने ये लेक्चर्स थे, आपको पसंद आए होंगे. अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. बहुत मेहनत लगी है, आपको समझाने में जितना समय लगा है वो आपके लिए बहुत मायने रखेगा अगर आप उसे अच्छे से फॉलो करेंगे तो. और मुझे ये काम करने में बहुत मज़ा आया, और बहुत ही मेरे लिए एक चेंजिंग वो था, सिस्टम था कि मैंने कभी इस तरह से पढ़ाया नहीं, और काफ़ी मुझे मज़ा आया इस तरह पढ़ाने में. आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा. और जिस तरह हमने ये चीज़ कवर करी है पूरी की पूरी, हम इसी तरह अगले टॉपिक्स भी कवर करते चलेंगे. मैं रुकने वाला नहीं हूँ, एंड होपफुली आप भी नहीं रुकेंगे. अगर आपको लगता है आप ये इस चैनल को शेयर करना चाहते हैं, नोट शेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए. पूरा टोटली फ्री है, और इससे जिसकी मदद हो सकती है करिए आप. ठीक है. लोगों को बताइए, फोरम्स पे डालिए. आई रियली डोंट माइंड इट. ओके गाइस. तो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट यूनिट, दैट विल बी P1, और आपका जो U रहेगा U2 हो जाएगा. P1 U2 T1 जो आएगा आपका अगला, वो वहाँ से शुरू होगा आपका सोशियोलॉजी एज अ साइंस. जो बेस था कि सोशियोलॉजी होता क्या है, द डिसिप्लिन, इट इज डन. नाउ वी विल स्टार्ट कि सोशियोलॉजी अब है क्या. अब यहाँ से शुरू होता है कि सोशियोलॉजी है क्या. ये सिर्फ इंट्रो था. जी हाँ, 40 लेक्चर का ये इंट्रो ही था. अब यहाँ से शुरू होगा कि सोशियोलॉजी है क्या, और अब हम पढ़ना शुरू करेंगे सोशियोलॉजी को, और बहुत मज़ा आएगा. ठीक है, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बहुत मज़ा आएगा. जैसे जैसे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, आपको मेरी ज़रूरत पड़ना बंद हो जाएगी. मैं तो यही चाहता हूँ, पर्सनली मेरा ये है कि आप ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार देखें. 2 बार से ऊपर आपको कभी देखने की ज़िंदगी में ज़रूरत ही ना पड़े इसे. आप इतने क्लियर हो जाएं, यही चाहता हूँ मैं बस. ओके. तो होपफुली आपको सही लगेगा और आपको भी बहुत मज़ा आएगा. तो गाइज, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन. ऑल द बेस्ट एंड डू वेल, स्टडी हार्ड एंड टेक केयर ऑफ सेल्फ. ठीक है. बाय बाय.